अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में धन की कमी है। धन होता अच्छा है, लेकिन धन की कमी हमें तब महसूस होती है जब हम उससे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु है जो जितना भी इकट्ठा हो जाए लोगों को कम ही लगता है। तो धनेश की स्थिति को देखते हुए हमें यह जांचना आवश्यक है कि जातक के जीवन में धन की स्थिति किस प्रकार की होगी, धन किस प्रकार आएगा, और जातक के जीवन में धन कमाने के लिए कौन कौन से वह प्रयोग कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस श्रृंखला में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल पर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है। और जो लोग आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, यह जानकारी उनके लिए है। हम यहाँ पर इस श्रृंखला में सभी नक्षत्रों को पढ़ चुके हैं, सभी भावों को पढ़ चुके हैं, सभी राशियों को पढ़ चुके हैं। अब हम भावेश फल यहाँ पर लेकर आए हैं, यानी कि हम विभिन्न भावों के जो स्वामी होते हैं वह अन्य भावों में किस प्रकार का फल बनाते हैं, जातक के जीवन में जोड़ते हैं, वह सब बातें हम यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज से पूर्व के जितने भी हमारे वीडियोस हैं जो कि श्रृंखला में हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। और अन्य श्रृंखलाओं के अन्य वीडियोस के जो आई बटन हैं वह भी हम समय समय पर डाल देते हैं, वहाँ भी आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। वर्तमान में हम भावेश फल पढ़ रहे हैं और भावेश फल में हमने अभी तक सिर्फ लग्नेश की चर्चा की है कि यदि लग्नेश विभिन्न भावों में हो तो वह किस प्रकार के फलित जातक के जीवन में लेकर आता है। बहुत सारी परिस्थितियां इसके साथ जुड़ी होती हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमने लग्नेश यदि लग्न में हो, यह बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो यदि लग्नेश लग्न में हो तो हम भाव को बलि कहते हैं, लेकिन यदि कोई भावेश भाव में ही है तो वह बलि है, भाव बलि है। लेकिन अन्य बातों को देखना भी अत्यंत आवश्यक है और सभी भावों में यह बात लागू होती है। भावपति भाव में ही है, लेकिन भाव पाप पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, या कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं उनके साथ युति बनती है या दृष्टि बनती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अच्छे फलों की कमी देखते हैं और यह बात सभी भावों में लागू होती है। जहां भावपति जाकर बैठा है वहां भी यदि ऐसी परिस्थितियां बनती है तब भी हम कमी देखेंगे, और यदि जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं उस भाव को भी हम ऐसी परिस्थितियों में देखेंगे तब भी हम कमी देखेंगे। तो यह विशेष बातें हम बीच बीच में आप लोगों को बताते रहेंगे। हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आप लोगों को बातें सही ढंग से समझ में भी आए। आज हम बात करेंगे धनेश की, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी की। द्वितीय भाव धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, यहां आप साइड स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। अब धनेश जातक के जीवन में धन का कारक होता है। हम धन भाव की बात करने जा रहे हैं तो हमें कुछ मुख्य बातें भी याद रखनी है कि धन भाव का जो कारक होता है वह गुरु होता है। और जब हम कालपुरुषी कुंडली में देखते हैं तो धन भाव का स्वामी शुक्र बनता है। किसी भी जातक की कुंडली को देखते समय हमें इन दो ग्रहों को भी ध्यान में रखना होगा, इनकी स्थिति परिस्थिति को भी हमको आकलित करना होगा। सिर्फ धनेश की स्थिति या परिस्थिति से पूरी बात क्लियर नहीं होगी, इसलिए भाव, भावेश और कारक हम पूर्व में भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि इन तीनों को देखना आवश्यक है। यदि भाव पीड़ित है, भावेश पीड़ित है या कारक पीड़ित है, तब भी हम फलों में कुछ कमी अवश्य देखेंगे। हम
यहां पर बिना पीड़ा के ही सारी बातें करेंगे। पीड़ाओं को आप स्वयं से भी समझ सकते हैं, हम सिर्फ आपको यह बताना उचित समझेंगे कि यदि पीड़ाएं हों तो इन सभी बातों में आप कमी देख सकते हैं, अच्छे फलों की आप कमी देख सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। धनेश यदि प्रथम भाव यानी लग्न भाव में आ जाए तो सबसे पहले तो यह देखना होगा कि जिस भाव में वह बैठा है उस भाव के स्वामी के साथ में उसके किस प्रकार के संबंध बनते हैं। यदि वह नैसर्गिक मित्र है तो तात्कालिक रूप से क्या स्थिति है, यदि वह नैसर्गिक शत्रु है तो तात्कालिक रूप से क्या स्थिति है, और यदि वह नैसर्गिक रूप से सम है तो तात्कालिक रूप से क्या स्थिति है। तो यदि वह मित्र बन जाता है या अति मित्र की श्रेणी में आ जाता है तो हम जातक के जीवन में धन की बहुधा मात्रा देखेंगे। जातक कंजूस होगा, हाँ जरूरत की चीजों पर खर्च करने वाला होगा, अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करने वाला होगा। धन की जातक के जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। लेकिन यदि पाप पीड़ित भी हो जाता है तो धन के नाश की बात भी हम प्रथम भाव से करते हैं। तदुपरांत धनेश धन भाव में ही आ जाता है तो धन भाव मजबूत हो गए और अष्टम भाव पर दृष्टि भी है तो हम आकस्मिक धन लाभ की बात करते हैं, कुटुंब से धन प्राप्त होने की बात करते हैं, एक अच्छे परिवार की बात करते हैं, धनी परिवार की बात करते हैं। कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जातक धनी परिवार से नहीं होता, स्वयं के बलबूते पर ही धन कमाता है और अथाह संपत्ति का स्वामी बनता है। लेकिन धनेश का धन भाव में होना पैतृक संपत्ति दिलवाने का कार्य भी करता है। लेकिन पाप पीड़ित होने पर यदि हम बात करें तो कई बार जातक के जो कमाने के तरीके होते हैं वह दूसरों को ठगी करके कमाने के तरीके होते हैं। जातक ठग हो सकता है क्योंकि भाव के बली होने से कई बातें ऐसी भी होती हैं जो जातक के जीवन में अच्छी नहीं होती, लेकिन धन की आवश्यकता है, धन कमाने के लिए वह गलत कार्य कर सकता है। धन की बहुधा मात्रा जातक के जीवन में देखी जा सकती है, लेकिन गलत कार्यों में भी उसकी लिप्तता देखी जा सकती है। हमने कहा यदि पाप पीड़ित हो तो पाप पीड़ित का मतलब वही है क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों के साथ युद्ध हो, तब ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां बनती हैं। और यदि धनेश तृतीय भाव में चला जाए तो जातक धन के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, यानी उसका पराक्रम धन के क्षेत्र में अधिकतर होता है। जातक यदि शासकीय सेवा में हो यानी कि नौकरी पेशा हो तो वह रिश्वत लेने में भी कोई गुरेज नहीं करता है, यानी येन केन प्रकारेण कैसे भी हो धन कमाना उसका ध्येय बन जाता है, क्योंकि पराक्रम भी उसी क्षेत्र में करता है और बल से भी धन कमाने की प्रवृत्ति जातकों के अंदर देखी जा सकती है। अब कौन सा ग्रह है, धनेश कौन है, फिर पराक्रमेश कौन है, इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। तो जिस प्रकार के गुण तत्व प्रकृति उन ग्रहों के होंगे, जातक के जीवन में धन की कमाई का जरिया भी उसी प्रकार का बनता चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की, सुख भाव की। यहां हम चूंकि धन भाव का संबंध सुख भाव से होता है और धन भाव से यह भाव तृतीय भाव होता है, तो हम जातक का यात्राओं से संबंधित व्यवसाय देख सकते हैं, ट्रैवल एजेंसीज की बात कर सकते हैं, भूमि भवन इस प्रकार के क्षेत्रों से जातक की आमदनी देख सकते हैं। जातक का धन स्व अपार्जित यहां पर होता है, तो धनेश का यहां जाना यानी कि जातक अपने जीवन काल में बहुधा धन का उपार्जन करता है और धन की स्थिति अच्छी बनती है। जातक को माता से मदद प्राप्त होती है, धन के रूप में मदद प्राप्त हो। जातक के जीवन में अचल संपत्ति का सुख भी होता है, यानी हम भूमि और भवन की बात करते हैं तो वह सुख भी होता है और जातक की कामनाएं भी इसी प्रकार के सुख की बनती है। जातक के जीवन में धन आने का क्षेत्र भी वही होगा और जाने का क्षेत्र भी ज्यादातर वही रहेगा, यानी उसका इन्वेस्टमेंट भी भूमि भवन में होगा। कृषि से वह अपने आमदनी कर सकता है, कृषि से धन कमा सकता है, भूमि से धन कमा सकता है, वाहन के क्षेत्र से धन कमा सकता है। फिर जब पंचम भाव की बात आती है, पंचम भाव में यदि धनेश चला जाता है तो जातक को ज्ञान से धन प्राप्त होता है। वह अपने ज्ञान
को खर्च करके धन का उपार्जन करता है। संतान से धन की प्राप्ति होती है, यानी जातक यदि स्वयं कुछ नहीं कमा रहा है और संतान किसी अच्छे क्षेत्र में, या संतान नौकरी करने लगी, या संतान कोई व्यापार करने लगी, तो वहां से जातक को धन के सुख की प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में जातक का धन व्यय होता है। यदि कोई क्रूर ग्रह हो तो वह भाव को नुकसान कर सकता है। हमने पिछले वीडियो में भी यह बात कही थी, यदि कोई क्रूर ग्रह है तो भाव को नुकसान करेगा, लेकिन जब हम धन भाव की बात करेंगे तो धनेश का त्रिकोण में आना अच्छा माना जाएगा। और त्रिकोण में आने के साथ साथ धन भाव के लिए यह भाव चतुर्थ भाव है, तो धन के सुख की बात भी करते हैं, तो जातक को धन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं छठे भाव की, तो छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं। और धन भाव के स्वामी का यहां आना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, क्योंकि धन भाव से यह भाव पंचम है। यहां से हम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, सेवा देने की बात करते हैं, तो जातक सेवा के क्षेत्र से, नौकरी के क्षेत्र से भी धन कमाता है। जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर भी धन कमाता है, यानी हम कह सकते हैं कि कहीं लॉटरी की बात करें, कहीं इनाम की बात करें, तो इस प्रकार से भी जातक को धन प्राप्त होता रहता है। छठे भाव से हम ऋण की बात करते हैं। धन और ऋण जब आपस में जुड़ते हैं तो जातक के जीवन में यदि अच्छा प्रभाव हो इस भाव में, तो हम जातक के जीवन में ऋण से धन की बात करते हैं। यानी जातक सूद का व्यापार करता हो सकता है, जातक का धन किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश किया हुआ हो सकता है जहां से उसे इंटरेस्ट प्राप्त होता हो, ब्याज मिलता हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र से जातक के जीवन में धन का आगमन भी होता है। जातक का खर्च रोगों में हो सकता है, यानी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए जातक अपने जीवन में खर्च करने वाला हो सकता है। अब चूंकि यहां पर अगर धनेश बैठेगा तो धनेश की दृष्टि व्यय भाव पर होगी, तो व्यय भाव भी मजबूत हो जाएगा, तो व्यय बढ़ेगा। अब चूंकि यहां से हम रोगों की बात करते हैं तो हम व्यय भाव से रोगों में व्यय की बात करेंगे, कोर्ट कचहरी की बात करेंगे, कोर्ट कचहरी में खर्चों की बात करेंगे। हम सभी भावों के संबंधों को एक दूसरे से बनाकर ही देखते हैं। सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रहों की है ही, हम यहां अन्य ग्रहों की दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन सभी ग्रहों की एक सप्तम दृष्टि होती ही होती है, तो हम यहां सप्तम दृष्टि की बात कर रहे हैं। फिर धनेश यदि सप्तम भाव में आ जाए तो हम जीवन साथी से धन लाभ की बात करते हैं। जातक के जीवन में भोग विलास की बात करते हैं, भोग विलास से भी धन लाभ की बात करते हैं। तो जातक लग्जरी का व्यापार करने वाला हो सकता है, होटल बिजनेस करने वाला हो सकता है, या लग्जरी के सुख सुविधाओं के और कई व्यापार होते हैं, जातक उन व्यापारों में लिप्त हो सकता है। जातक को जीवन साथी से भी धन प्राप्त होता है, धन लाभ होता है। जातक व्यापार के क्षेत्र में सफल होता है, व्यापार के क्षेत्र से भी धन लाभ होता है। और यदि पाप पीड़ित हो जाए तो जातक के जीवन में हम सुखों की कमी देखेंगे, व्यापार में कमी देखेंगे, भोग विलास में जातक के व्यय की बात करेंगे। जातक भोग विलासी हो सकता है, भोग में धन व्यय करने वाला हो सकता है, धन व्यर्थ नाश करने वाला हो सकता है। तदुपरांत हम बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि धनेश अष्टम भाव में आ जाए तो धन के लिए यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से उसकी दृष्टि धन भाव पर ही होगी, तो धन भाव मजबूत हो जाएगा। क्योंकि यदि धनेश अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है, या कोई भी भावेश जब स्वयं के भाव पर दृष्टि डालता है तो उसका व्यय भाव मजबूत हो जाता है, तो धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बनती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के साथ साथ जीवन में आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जातक गलत तरीकों से धन कमाने में लिप्त हो जाता है, तो हम सट्टे की बात करते हैं, लॉटरी की बात करते हैं, जुए की बात करते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक जो है लिप्त हो सकता है और धन लाभ भी इसी प्रकार के क्षेत्रों से कमाता है। लेकिन यदि यही भाव किसी प्रकार से पंचम से भी जुड़ जाए, यानी कि पंचम का भी समावेश यदि इसके अंतर्गत हो जाए, तो जातक शेयर मार्केट में सक्सेस होता है, स्टॉक मार्केट में सक्सेस होता है। यानी जो ऑथराइज तरीके से पैसा कमाने के गलत तरीके हैं। क्योंकि जब भी हम लॉटरी की बात करेंगे, जुए की बात करेंगे, सट्टे की बात करेंगे, तो शेयर मार्केट भी एक सट्टा है, लेकिन यह एक ऑथराइज्ड सट्टा है। तो यहां आपको कष्ट नहीं होगा यदि आपके कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं जो इन तीनों भावों को आपस में जोड़ते हो, तो आप शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। अब चूंकि धनेश का अष्टम भाव में आने से
हम बीमे की बात भी करते हैं, बीमे से मिलने वाले धन की बात भी करते हैं, ग्रेचुटी की बात करते हैं, ऐसे धन की बात करते हैं जो जातक ने स्वयं मेहनत करके या पराक्रम करके नहीं कमाया है, निवेश किया हुआ है, या किसी के द्वारा निवेशित किया हुआ धन जातक को प्राप्त होता है। तो हम चूंकि यहां धन स्थान की बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार की बातों को धन से जोड़कर ही देखेंगे। फिर यदि नवम भाव की बात करें, धनेश यदि नवम भाव में आता है तो यह सबसे उत्तम स्थिति कही जाती है, धनेश का त्रिकोण में आना। लेकिन यहां धनेश के लिए यह भाव अष्टम भाव है, तो यहां पर जातक का धन जो व्यय होता है उससे उसे कुछ भी रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। यह भाव धर्म से जुड़ा हुआ है, और धन और धर्म का जब समावेश होता है, दोनों का आपस में संबंध बनता है, तो जातक का धन धर्म के क्षेत्र में व्यय होता है। तो दान में व्यय होगा, धार्मिक कार्यों में व्यय होगा, वहां से जातक को धन के रूप में कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है, यानी वापसी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यश प्राप्त होगा, ख्याति प्राप्त होगी, मान प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, यह सब बातें धनेश के नवम भाव में जाने से भी मिलती हैं। जातक ख्यातिवान होगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जातक धन प्राप्त कर सकता है, धर्म के क्षेत्र से भी जातक धन कमाने की प्रवृत्ति रख सकता है। हम महंतों की बात कर सकते हैं, पंडितों की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी भाव से किसी भावेश का संबंध देखेंगे तो हम दोनों ही प्रकार की बात करेंगे। उस क्षेत्र में खर्च की बात भी करेंगे, तो उस क्षेत्र से प्राप्त करने की बात भी करेंगे। तो जातक इस प्रकार के क्षेत्रों से प्राप्त करने वाला हो सकता है, यानी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हो सकता है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र से उसका व्यापार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या उसका कार्य इस प्रकार का हो सकता है जहां से उसे धन प्राप्ति होती रहे। यहां हम जातक को भाग्यशाली भी कहते हैं, जातक का भाग्य उन्नत होता है, धन के क्षेत्र में तो कम से कम जातक भाग्यशाली होता है। फिर धनेश यदि दशम भाव में चला जाए तो हम यहां जातक के कार्यों से धन की प्राप्ति की बात करते हैं। जातक इस प्रकार के कर्म करने वाला होगा जहां धन का उपार्जन होगा, तो जाहिर सी बात है आजीविका जातक की अच्छी होगी। धन का लगातार उपार्जन जातक अपनी आजीविका से करता रहेगा। अब आजीविका व्यापार भी हो सकती है, आजीविका नौकरी भी हो सकती है। नौकरी और व्यापार को जब हम समझते हैं तो हम आजीविका के लिए अलग से एक पूरी श्रृंखला तैयार करेंगे, तो वहां आपको आजीविका किस प्रकार से समझी जाती है वह बताएंगे। अब चूंकि धनेश जो है यहां अपने नवम भाव में है, तो हम यहां जब इनके त्रिकोणों की बात करते हैं तो भी लाभ की बात करते हैं। धन का भाग्य कर्म है, तो यहां से हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म से हम धन की बात भी करते हैं। फिर धनेश यदि एकादश भाव में चला जाए, 11वें भाव में चला जाए, तो 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, कामना पूर्ति की बात करते हैं। धनेश का यहां से जुड़ना जातक के जीवन में निरंतर आय का प्रतीक होता है। जातक अपने कार्यों से, अपने पराक्रम से निरंतर आय करता है। जातक के जीवन में धन आगमन लगातार लगा रहता है। अब यह स्थिति यहां पर यह देखने वाली होती है कि ग्रह कौन सा है, क्योंकि कई बार ऐसे ग्रह होते हैं जो जातक के जीवन में आय का उतार चढ़ाव बनाते हैं। जैसे चंद्र की बात ले लें, यदि चंद्र यहां होगा तो आय में उतार चढ़ाव बनाएगा, कभी ज्यादा कभी कम। तो यह स्थितियां भी हमको शनै शनै समझ में आने लगेंगी। तो जातक के जीवन में निरंतर आय की बात कर सकते हैं। यहां पर जाकर चूंकि ग्रह की कारकत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है, तो ग्रह जिस भी स्वभाव का होगा, क्रूर स्वभाव का होगा, तो उसके धन कमाने का तरीका भी उसी प्रकार का हो जाएगा। तो जातक ग्रहों के स्वभाव के हिसाब से ही धन कमाता है। यदि लाभ स्थान में साथ में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो जातक गलत तरीकों से भी धन कमा सकता है। जातक के कमाने के तरीके रिश्वत के भी हो सकते हैं, ऊपरी कमाई, टेबल के नीचे की कमाई, यह सब कमाइयां भी जातक करने लगता है। हम यहां पर राहु केतु के साथ में भी यदि संबंध देख लें तब भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि राहु प्लानिंग करता है और राहु के साथ यहां युति बन जाए तो फिर वो प्लानिंग के साथ में आय होने लगती है। जैसे जैसे हम ग्रहों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हम ग्रहों की युतियों के साथ भी आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम युतियों को भी समझेंगे
कि एक युति किस प्रकार से ग्रह का पूरा फलित बदल देती है। हम यहां सामान्य तौर पर यह देख रहे हैं कि धनेश विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार से धन के आगमन की स्थिति बनाता है, धन के व्यय की स्थिति बनाता है, धन किस प्रकार से नाश हो सकता है। फिर हम बात करते हैं धनेश के 12वें भाव में जाने की। अब 6, 8, 12 में जाना हमेशा कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता, लेकिन यहां पर धनेश यदि जाता है तो वह स्वयं से लाभ भाव में है, स्वयं से 11वां है, तो हम बहुत बुरी स्थिति नहीं देखेंगे। हाँ, व्यय की अधिकता देखेंगे। धन का व्यय लगातार होता रहेगा, धन का व्यय जातक के जीवन में लगा रहेगा। चूंकि धन का विदेश भाव से संबंध बनता है, तो यहां हम विदेश से धन की बात भी करते हैं कि जातक के धन का आगमन विदेश से भी हो सकता है, विदेश से जुड़कर भी हो सकता है। 12वें भाव में यदि हम ग्रहों की बात करें तो चंद्र का 12वां जाना जातक के जीवन में मानसिक परेशानियों को उत्पन्न करता है, धन से संबंधित चिंताओं को उत्पन्न करता है। यही बात 6ठे भाव में भी होती है। जातक धन से संबंधित चिंता में रहता है, धन बहुधा मात्रा में होगा, लेकिन फिर भी धन से संबंधित चिंता उसे लगातार सताती रहेगी। यह सब बातें भी बहुत विशेष तौर पे समझने वाली होती है। यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आपको इन सब स्थितियों को समझने के लिए कुछ कुंडलियों को खोलकर भी देखना होगा। भाव भावेश कारक की स्थिति को भी समझना होगा। भाव सिर्फ पूरी कुंडली का 33% है, फिर भावेश पूरी कुंडली का 33% है, और फिर कारक पूरी कुंडली का 33% है। तो हम यदि भाव की स्थिति को देखें, भाव अच्छा है, बलवान है, मजबूत है, पाप युक्त नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, तो हम 33% अच्छे फल देख लिए। फिर हमने भावेश को देखा, भावेश अच्छी स्थिति में है, बली स्थिति में है, पाप पीड़ित नहीं है, तो इस 33% को भी हमने जोड़ दिया। अब बाकी बचा 34% हम पूरा कारक को देख देते हैं। यदि कारक अच्छी स्थिति में हो, कारक पाप पीड़ित ना हो, मजबूत स्थिति में हो, तो हम 100% यहाँ पर लेकर आकर रख देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जातक महाधनी बन जाता है। धन के उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। तो यह सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमको एक दूसरे से जोड़कर देखनी होंगी, और तभी हमें फलित को समझना होगा। केवल एक ग्रह की स्थिति से पूरा फलित नहीं बनता है, इसलिए किसी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले अन्य स्थिति परिस्थितियों को भी जांचना आवश्यक है। फिर हमें यह भी तो देखना है कि यह भावेश जिस भाव में है, उस भाव के स्वामी के साथ में इसके संबंध किस प्रकार के बनती हैं। अच्छे बनती हैं तो अच्छे फल कहेंगे, बुरे बनती हैं तो बुरे फल कहेंगे। अगले वीडियो में हम तृतीय भाव के स्वामी की बात करेंगे, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी यदि कुंडली में विभिन्न भावों में जाकर बैठता है तो वहां वह किस प्रकार के फलित जातक के जीवन में देता है। यानी पराक्रम से संबंधित जातक पराक्रम करेगा तो पराक्रम किस क्षेत्र में करेगा, कहां से उसे पराक्रम के फल प्राप्त होंगे। यह सब बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।